गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 3 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो है डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट वोटर हैज़ नो राइट टू नो सोर्स ऑफ फंडिंग सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि ये बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि वोटर के पास ये अधिकार है ही नहीं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, दान मिल रहा है, उसको वोटर को ये जानने का अधिकार ही नहीं है कि किसको कितना मिला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल बॉन्ड से रिलेटेड यानी पेपर जो हमारा होगा मेंस का GS2, उसमें अगर कोई पूछ ले, ऐसे तो नहीं पूछेंगे सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, उस पर आपके क्या विचार है। पूछा जाएगा कि रिफॉर्म्स क्या है। अभी अगर रिफॉर्म्स कुछ बोले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि आप लोग सजेस्ट करिए कि रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ आर्टिकल के अंदर चीज़ें पहले बताई गई हैं, उनको देखते हैं। और इसमें क्या है, पॉलिटिकल बॉन्ड के बारे में मैं कल परसों बहुत दिनों से लगातार ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी छोटा सा क्विक रिवीजन। SBI इनको इशू करता है 4 महीने में। ये पॉलिटिकल बॉन्ड इशू होते हैं किस किस में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। सिर्फ 10 दिन का इन 4 महीनों में टाइम होता है। कोई भी इंडियन सिटीजन इनको खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकती है, एनीवन जो भी इंडियन सिटीजन है। और इसके अलावा ये आपको अगर ख़रीदने के बाद आपने ख़रीद लिया तो 15 दिन के अंदर अंदर इसको सबमिट भी करवाना पड़ता है। 15 डेज़ का टाइम किसी को भी मिलता है इसको सबमिट करवाने के लिए। इसके अलावा इसको डिनोमिनेशन में ख़रीदा जा सकता है 1000 से लेके 1 करोड़ तक का। बीच में आप कितना भी खरीद सकते हैं, 1000, 10,000 इस तरीके से। और इसको लेके कौन आया था 2017 के अंदर? अरुण जेटली। उस टाइम पे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी थे और वो इसको लेके आए थे। तो इससे पहले जो स्कीम थी उसमें क्या था, उसमें कोई बॉन्ड्स नहीं होते थे। कोई भी चाहता था, एक अपर लिमिट लगाई जाती थी कि ठीक है कोई कंपनी इससे ज़्यादा, यानी मान लीजिए 40% जो उनका प्रॉफिट है, ये स्कीम थी कि जिसने एक साल में मान लीजिए 100 रुपये कमाए हैं और 40% 40 रुपये से ज़्यादा वो लोग किसी को भी पॉलिटिकली डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अपर लिमिट थे। लेकिन अब इस स्कीम के अंदर जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें ऐसी कोई अपर लिमिट है नहीं। इसी पे ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई अपर लिमिट नहीं है। कोई कंपनी मान लीजिए 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है, वो कितना भी चाहे उतना डोनेट कर सकती है। इससे बहुत सारी जो नकली कंपनियां हैं या ऐसी कंपनीज जो कि नहीं चाहती हैं, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं, चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे ही रहे, तो वो उनको पैसे दे सकती है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देती है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे 5 जजेस का बेंच बैठा है, जिसके खुद हेड कर रहे हैं हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। तो ये खुद इसको हेड कर रहे हैं। इसमें और भी जस्टिस हैं, जैसे जस्टिस खन्ना है, संजीव खन्ना, BR गवाई है, JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा। तो ये कुछ और जस्टिस हैं जो इनको हेड कर रहे हैं और जिनका इसके ऊपर काम आया। हालांकि जो हमारे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये स्कीम बहुत ठीक है, क्योंकि उनकी आर्ग्यूमेंट है कि क्यों वोटर को, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि वोटर को पता होना चाहिए, सोलिसिटर जनरल का इस पे बोलना था कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, बिल्कुल एक बहुत महान आइडिया है, लेकिन पॉलिसी जो होती है वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बनती है, वो ऐसे ही नहीं बन जाती। ये ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाने से क्या फ़ायदा कि एक वोटर, मान लीजिए आप ही हैं, आपको किसी को वोट करना है, तो आपको इस बात का क्यों पता होना चाहिए कि इस पार्टी को X नाम के इंसान ने वोट किया है, तो डोनेट किया है, तो मैं इसको वोट नहीं करूँगा। तो ये उनका बोलना है, ये उनकी आर्ग्यूमेंट रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी आर्ग्यूमेंट है कि जब तक आप इसमें कुछ अच्छा नहीं लेके आ जाते, आप इसमें चेंज नहीं लेके आ जाते, या नया अमेंडमेंट करिए या कुछ भी करिए, जो लेजिस्लेचर का काम है वो हमारा काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो जो दिखाई देती है, उन पे काम करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि चीफ जस्टिस है वहाँ पे उसके अंदर 5 यहाँ पे मेजर कंसिडरेशन का बात किया है कि इस पॉलिसी में क्या क्या ज़रूरी है। पहला है कि बिल्कुल जब ये लाई गई थी तो इसी बात के लिए लाई गई थी ताकि कैश जो है वो रिड्यूस हो सके।
कैश का रिडक्शन हो सके डोनेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारा इससे ब्लैक मनी को प्रोत्साहन मिलता था। तो कैश का रिडक्शन होगा क्योंकि आप एसबीआई से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप कैश में दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कंसिडरेशन ठीक है। दूसरा यहाँ पे था कि ठीक है, ऑथराइज बैंक जो चैनल है उनके सहारे से ये होता है कि फिर से कोई और कंपनी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने बेनिफिट के लिए या उस कंपनी के बेनिफिट के लिए बाहर से पैसे लेके, डोनेशन लेके उनको कुछ ऐसे प्रोमिसेस ना करे, जैसे शैली कंपनीज होती हैं जिनका नाम बस नाम की कंपनीज होती है, वो कहीं पे और उनका बेस होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। तो ऐसी सब समस्याएं जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। उनको करप्शन इससे ख़त्म करना था, तो इसी के लिए इसका बेस जो है वो इस वजह से यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बोलना है ये भी ठीक है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कैसे जो बैंकिंग चैनल्स जो है उनको इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन ग्रेटर कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि कोई बॉन्डर जो है, जो भी बॉन्ड दे रहा है, डोनर जो है, वो नहीं चाहता है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना, राइट। क्योंकि ये जो बॉन्ड आप लेंगे इसके ऊपर किसी भी मतलब कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा तो ना इस पे आपका नाम होगा, ना इस पे आपका कोई और वो होगा। जस्ट आपने एक बॉन्ड खरीद लिया, अपने अकाउंट से इसमें पैसे दिलवा दिए, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो आईडी है, वो किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगी। ये इस स्कीम का एक मेजर थीम है, मेजर रूल है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर भी बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए ठीक है और इन पे काम भी ठीक हो रहा है, लेकिन जो फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, वो है ट्रांसपेरेंसी, कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसी ट्रांसपेरेंसी को काम करवाने के लिए, यानी कि कुछ करने से पहले जब 2017 में भी ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो उन्होंने बोला था कि रूलिंग जो पार्टी है उसको अपनी डिटेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के सामने रखनी ही पड़ेगी। वो किसी को बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, दैट्स ठीक है, अपोजिशन को नहीं बताना चाहते, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे को आपको सारी डिटेल, जितना फंड मिला है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बताना ही होगा। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे एक कदम उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले 2017 में। और अभी के लिए आगे इसमें देखते हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही इस खबर में। नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं, जो कि यूपीएससी के हिसाब से डायरेक्टली इतना इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि एक सिटी के बारे में बात कर रहा है। देखिए, व्हाट्स इन कैपिटल एयर, कि कैपिटल जो है उसकी एयर के अंदर, हवा के अंदर क्या है? स्मोक, डस्ट, ए डोज ऑफ फ्यूम्स। यहाँ पे स्मोक क्या होता है? स्मोक तो पता ही है, जैसे स्मोक होता है, स्मोक प्लस फोग इज इक्वल टू स्मोक। तो ये पोल्यूशन के बहुत बड़े यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो कंपोनेंट्स है, क्योंकि जब यहाँ पे फ्यूम्स उठते हैं, कोई चीज़ जलाई जाती है, बर्निंग होती है, तो उससे निकलता है PM2 पॉल्यूटेंट मैटर PM2.5, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिनों पहले जब यहाँ पे मुंबई के अंदर बात हो रही थी कि मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ख़राब हो गई है, तब ये भी पता था कि आजकल अल्ट्रा फाइन जो है पॉल्यूटेंट मैटर वो भी देखने को मिलते हैं, जो हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर, लंग्स का जो एक मैं आपको बोलूँ बाउंडिंग होती है सिक्योरिटी के लिए, कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके, क्योंकि वो 0.1 PM होते हैं, इतना अल्ट्रा फाइन होने लगे। और वो लोग लंग्स, वो जो ये जो PMs है ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं, और ये बहुत ही हानिकारक है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए। यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे कि कैसे सीवियर कंडीशंस में पहुँच गए हैं। यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको यही पता होना चाहिए कि गुड और एयर की क्वालिटी होती क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, AQI। तो ये सब कुछ प्री के लिए ऑल्दो नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपसे सवाल उठ सकता है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशंस के ऊपर बिल्कुल मेंस में सवाल आएगा, एनवायरनमेंट में आएगा, प्रीलिम्स में आएगा। एज यू नो कि IFS की भी जो प्रीलिम्स होता है वो साथ में ही होता है, तो एनवायरनमेंट मोस्टली 20 से 40 मार्क्स का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट करता ही है पेपर को। तो देखिए, सबसे पहले अगर 0 से 50 तक की एयर क्वालिटी है तो मतलब कि एयर क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। 51 से अगर 100 के बीच में है तो भी है कि ठीक है, मतलब बहुत अच्छी थी 0 से 50, अब मॉडरेट है कि ओके। अगर 101 से 200 के बीच में आ जाती है तो भी ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ह्यूमन हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, काम चल सकता है।
जब एयर की क्वालिटी 201 से 300 के बीच में आती है तब ये हो जाती है पुअर, यानी कि ख़राब, कि अब ये क्या होने लगी है, अब इसका जो लेवल है वो ख़राब होने लगा है किसी के लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और वैसे भी। जब एयर क्वालिटी हो जाती है 301 301 से लेके 400 तक, तब ये हो जाती है वेरी पुअर, ये अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होने लगी है और बहुत ख़राब होने लगे। इसी की वजह से कल हमने पढ़ा भी था कि कैसे एक एवरेज इंसान की 11.9 साल उम्र कम हो जाएगी जो भी इन सिटीज़ में रहता है जहाँ का एक या मतलब वेरी पुअर या पुअर वाली कंडीशंस में देखा जाता है क्या आई। और लास्ट जो अभी दिल्ली की कंडीशन देखने को मिल रही है वो है 401 से 500 के बीच में, क्योंकि कहीं पे आप देखेंगे द्वारका सेक्टर 8 में ये 445 है, आनंद विहार में 450 है, अगेन जहांगीरी 433, मतलब ये रोहिणी 454, हर किसी में ये सीवियर कंडीशंस पे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट्स हैं जिनको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ समस्याएं हैं उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल है। इसके कारण क्या क्या है, रीज़न क्या क्या है, तो रीजंस के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो रीजंस में आपको मोस्टली मिलेगा कि कैसे, एक तो विंड्स यहाँ पे रीज़न है कि स्लो विंड्स हो रही हैं, स्लो विंड्स हो रही हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादातर चीज़ों को ऊपर लेके नहीं जा पा रही हैं। सेकंड आपको रीज़न यहाँ पे देखने को मिलेगा फोग। फोग कब होता है, जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि गर्म हवाएं जब ऊपर जाती हैं और कंडेंस करके, क्योंकि तब तक उनके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत होती है यानी नमी होती है और वो लोग इतना ऊपर भी नहीं पहुंच पाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि उस नमी को वो एज अ कंडेंसेशन करके पूरा का पूरा बादल के रूप में चेंज कर दें, लेकिन फिर भी इतनी होती है कि वो फोग, यानी कि बहुत प्राइमरी सा कि बिल्कुल प्रोसेस आप देखेंगे कि बादल अगर वो बन सकता था अगर ठंड का लेवल और ज़्यादा होता और अगर वो और ऊपर तक और उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो और ज़्यादा होती तो ऊपर जाके इस तरीके से। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ इंसानों का, कुछ लोगों का मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, तो स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो भी आप कोई भी किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो लोग जब उनकी क्रॉप जो है वो कट जाती है उसके बाद जो बचा हुआ स्टबल है, जो बचा हुआ रेजिड्यूस है, उसको जब वो लोग जला देते हैं तो उससे निकलता है PM 2.5 जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है और ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा एक पार्ट बना हुआ है। फोर्थ अगर जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन फोर्थ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। यहाँ से भी PM जो है वो बहुत निकलते हैं, पोल्यूटेंट मैटर्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। PM जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, फिर व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे फाइन डस्ट जो है वो निकल जाता है और इसीलिए दिल्ली के अंदर अब कंस्ट्रक्शन वगैरह पे रोक लगा दी गई है। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, इस आर्टिकल के अंदर इन सॉल्यूशंस की बात नहीं की है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ और आप लोग भी इस पे ध्यान रख सकते हैं। तो स्टेबल बर्निंग के ऊपर रोक लगा देना, तो स्टेबल बर्निंग को मना करना, ये एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है चेंज करने के लिए। ऑल्दो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं किए जा सकते, क्योंकि सीवियर कंडीशन भी इसी वजह से होती है। लगातार बहुत सारी चीज़ें मिलकर इसको सीवियर करती हैं। जो नेचुरल फिनोमिनाज है उनको बदला नहीं जा सकता। विंड की जो स्पीड है उसको तेज़ नहीं कर सकते अभी के लिए, लेकिन इनोवेशन किया जा सकता है, रिसर्च एंड टीम्स बिठाई जा सकती हैं कि सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर काम कीजिए। जैसे एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं कि कैसे अभी IIT बॉम्बे ने कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल रेन का प्रबंध किया था कि वो लोग कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है वो आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है किसी क्रॉप को उगाने के लिए, उसी तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियली कंडेंसेशन करवाया और जिस जगह पे वो लोग चाहते थे अपने बादल उन्होंने आर्टिफिशियली बनवाए और जिन जगह पे चाहते थे कि वो उनसे बारिश हो वो भी करवाई IIT बॉम्बे के सेंटर के अंदर, ठीक है, कैंपस के अंदर। तो यहाँ से ये चीज़ें सीखी जा सकती है कि अगर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए और ज़्यादा IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके पास उनको ज़्यादा रिसर्च करने के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए जाए, सो दैट कोई नई टेक्निक निकली जा सके जिसके अंदर, जैसे एक टेक्निक का आप यहाँ पे नाम भी बता सकते हैं कि कैसे ये जो PMs है इनको ट्रैप किया जा सकता है और ट्रैप करके इनसे टाइल्स बनाई जा सकती हैं। कुछ पहले ऐसी बनी हुई हैं, तो कैसे इनको ट्रैप कर दिया जा सकता है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इनको पकड़ा जा सकता है और इनको पकड़ने की वजह से हर रोड के ऊपर उनको लगा देना चाहिए। आई नो इसका जो
इम्प्लीमेंटेशन में खर्च होगा, स्पेंडिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब ह्यूमन हेल्थ से ज़्यादा तो और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं ना, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूटान किंग अराइव्स ऑन वीक लॉन्ग विजिट टुडे, फर्स्ट स्टॉप असम। तो यहाँ पे ये पेपर के लिए हमारे लिए किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 ऑफ कोर्स, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। भूटान वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बफर स्टेट है। व्हाट इज़ बफर स्टेट? बफर स्टेट होता है जो दो बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं उनके बीच में फंस जाता है। अगर आप भूटान की लोकेशन देखेंगे तो हमें पता है कि भूटान के ऊपर यहाँ पे चाइना है और भूटान के नीचे यहाँ पे इंडिया है और बीच में क्या है, भूटान है। तो बीच में ये फंसा हुआ है, दो एनिमीज़ ही लगा सकते हैं आप, क्योंकि चाइना हमारी एक एनिमी कंट्री है, भूटान यहाँ पे। और ये पहली बार आ रहे हैं, मतलब पहली बार तो नहीं आ रहे, बट आसाम में, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे ये पहली बार फर्स्ट टाइम आने वाले हैं और आसाम के अंदर ये रुकेंगे। 1 हफ्ते तक ये इंडिया के अंदर होंगे। ये कब आने वाले हैं, मतलब कि किसके बाद? लगातार अभी चाइना और भूटान का एक ट्रिप हुआ था, पहले चाइना भी गए थे ये किंग जो है यहाँ के, और उन्होंने चाइना जाकर वहाँ पे एक अग्रीमेंट पे साइन किया है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट टेक्निकल टीम एंड लिमिटेशन एंड डेमार्केटेशन ऑफ भूटान चाइना बाउंड्री। तो ये क्या है? पहली बात तो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है। जो भी जॉइंट ये टेक्निकल टीम बनाने वाले हैं, जॉइंट ये एक लोग टेक्निकल टीम बनाएंगे कि ठीक है भूटान के मेंबर भी उसके अंदर होंगे, चाइना के मेंबर भी उसके अंदर होंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद ये लोग जो ये बाउंड्री देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे चाइना की और भूटान का, उसको दोबारा से डीमार्केट करेंगे। यहाँ पे शायद भूटान का ये कंसर्न हो सकता है कि क्योंकि बहुत ही टफ टेरेन है, हिमालय का ये ट्रेन जो है ऊपर से उबड़ खाबड़ बहुत है, तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिमार्केट नहीं हुई है और इसी वजह से ये किया गया है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम है हिमंता बिश्वा। वो इनको ऑफ कोर्स वेलकम करेंगे और उन्होंने बोला है कि इससे इंडिया का और जो भूटान का रिलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। इससे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात वो है, ये है कि इंडिया और जो भूटान, आसाम और भूटान जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ 265.8 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। दैट वॉज जस्ट अ फैक्ट कि ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। डेवलपिंग कंट्रीज नीड एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट अडेप्टेशंस, यूएन रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अभी 10 गुना 10 टाइम्स मोर फंड चाहिए हैं जब वो अपने क्लाइमेट अडेप्शन की बातें करते हैं। तो एक किस में छपा है, ये एक इनकी रिपोर्ट है जिसका नाम है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, AGR, यानी कि इसके अंदर गैप कितना है कि कुछ लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि कैसे ग्लासगो के अंदर, किसी को नहीं भी याद है तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, 2021 में एक न्यूज़ आई थी कि ग्लासगो के अंदर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये बात बोली गई थी कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितनी भी विकसित कंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तो उनका हक बनता है कि वो अभी जो विकासशील कंट्रीज़ हैं, जो क्योंकि वो लोगों को सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का वो जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा है। ये हमें कहाँ से देखने को मिला था, IPCC की रिपोर्ट जब आई थी, ये रिपोर्ट भी आई थी 2021 के अंदर, उसने ये बताया था कि कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट है उसका शोषण रूप, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूर रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्लडिंग आएंगी। अभी 2030 तक एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। तो एकदम से ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो इम्पैक्ट होने वाला है, डिवास्टेशन होने वाला है, बहुत ऊंची मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। उसी के लिए सभी यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बिठाई। उन्होंने बोला कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जितनी भी विकसित कंट्रीज़ हैं, उनका ये हक बनता है कि वो लोग जो विकासशील देश हैं उनको प्रोवाइड करें फंड्स को, क्योंकि अगर अब विकासशील देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्री, उनको बोल दिया जाए कि देखिए CO2 का जो इमिशन है उसको बंद करना है,
ठीक है बंद कर देंगे, लेकिन फिर अपने ग्रोथ को चलाएंगे कैसे? क्योंकि कोल जो है, ये सब जो फंड है गैसेस जो है, इन्हीं के ऊपर तो वो लोग इतने सक्षम है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक चीज़ों को वो लोग बना पाते हैं। अगर वो इसे बंद कर देंगे तो वो लग नहीं कर पाएंगे। उनका तो एकदम से मतलब कंट्री के अंदर बिल्कुल ही जो बेसिक चीज़ें हैं वो बननी बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए वो लोग इसको अडेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वॉलंटरी टाइप ऑफ चीज़ है कि आप साइन करोगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये सारी बातें। तो इसीलिए इनको बोला गया था कि ऑलमोस्ट यूएस जो डॉलर है वो 215 बिलियन से लेके 387 बिलियन तक, 215 बिलियन से लेते हुए 387 बिलियन डॉलर्स यूएस के वो मिलने चाहिए इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन अभी तक ये फंड जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने, विकसित देशों ने सिर्फ 18 से 20 बिलियन ही प्रोवाइड करवाया है। तो ये बहुत कम है। 2025 तक का ये रेशो माना गया था कि यहाँ तक ये पूरा का पूरा फंड दे देना चाहिए और हम लोग बहुत कंट्रोल कर लेंगे जो CO2 का एमिशन है उसके ऊपर। इंडिया के ऊपर भी ये बात लगाई गई थी कि कैसे इंडिया को 2050 तक जो CO2 का इमिशन है उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन इंडिया ने ये बात बोली कि हम, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें टाइम चाहिए 2075 तक का, 2075 तक का। और ये ग्लासगो कन्वेंशन में ही इंडिया ने इस बात को आगे रखा कि ठीक है, हमें 50 साल अभी और चाहिए और हम यहाँ तक जाते हुए अपना इमिशन ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज के ऊपर, मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निंग। However, Maharashtra government resolved Maratha quota issue. It will alter state political landscape. तो क्या बताते हैं? सबसे पहले यहाँ के ऑथर जो गिरीश कुबेर जी हैं वो बताते हैं कि कैसे मराठा का जो रिजर्वेशन की मांग है, ये मांग एक तरीके से रिजर्वेशन के टाइगर की तरह है, एक चीते की तरह है। आप उसको अगर किसी चीज़ पे बैठा देंगे, आप उसको कुछ लालच दे देंगे तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और ये गलती हो गई है बीजेपी गवर्नमेंट से कि उन्होंने मराठाओं को ये 2014 के अंदर ये जो रिजर्वेशन का चीता था उसको उन्होंने पकड़ा दिया। और लगातार अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कैसे कल जो उनके लीडर हैं उन्होंने अपना फास्ट तो तोड़ दिया है। वो जो फास्ट रखे हुए थे कि जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक वो भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल किए हुए थे। मनोज जारंगे उनका नाम है, मनोज जारंगे। तो उन्होंने अपना फास्ट, उनका जो भूख हड़ताल था वो तो ख़त्म कर दिया है और उनकी जान भी बच गई है। लेकिन लगभग 1 डज़न से ज़्यादा यानी 12-13 जो सपोर्टर्स थे उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस चीज़ के लिए। उन्होंने सुसाइड कमेंट किया है कुछ फ्यू वीक्स के अंदर और उस तब से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पहले पास्ट में जाके देखते हैं। पास्ट में जाके देखते हैं तो मराठा की अगर बात की जाए प्रेजेंट के अंदर तो मराठा ऑलमोस्ट 33% पॉपुलेशन है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगर कुछ समय पहले जाया जाए कि मराठा लोग होते कौन थे तो मराठा लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पीपल थे। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो खेती बाड़ी का होता था। हाँ, लेकिन जब भी इनको युद्ध में जाने का टाइम मिलता था या ये तो खुद को वॉलंटियर करते थे वॉरियर्स बन के, और इसीलिए ये खुद को एज अ वॉरियर्स भी बोलते हैं। तो मराठाओं के लिए ऑथर ने यहाँ पे एक लाइन का इस्तेमाल किया है कि वो लोग वॉरियर्स थे, योद्धा थे सिर्फ उस समय जब युद्ध होता था। उसके अलावा वो लोग खेती में काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे और ज़्यादातर समय उनका वहीं पे जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर कुछ थे। हाँ, एक समय आया था जब 16-17 सेंचुरी आई जहाँ कुछ मराठाओं के किंग हुए कुछ, उसके बाद उनका राइज भी देखने को मिला और फिर उसके बाद उनका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद फॉल भी देखने को मिला। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पानीपत 1671, उसके बाद उनका क्या हुआ, फॉल हो गया, वो लोग नीचे गिरने लगे। और यहाँ पे किसके साथ हुई थी तो ये अब्दाली के साथ हुई थी जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे। और खैर उसके बाद उनका राइज नहीं हो पाया, वो लोग एज अ प्रोमिनेंट इंडियन एम्पायर के उसमें नहीं निकल के पाए। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ के देखें तो पहले 2014 में जब बीजेपी आई थी तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो लोग बीजेपी के खिलाफ थे। वहाँ पे वो लोग लोगों को मना कर रहे थे कि नहीं, और बीजेपी अपने हिंदुत्व के नाम के प्रचारण जो है वो उसके साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने रिजर्वेशन की बातें की। लेकिन जब कुछ और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के उस टाइम पे लीडर्स थे, जो जैसे कि आज खुद के जो सीएम है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है एकनाथ शिंदे, वो खुद उस टाइम पे
कांग्रेस की तरफ थे, अजीत पवार जो यहाँ के डेप्यूटी सीएम है, ये सब लोग जो थे सीएम एंड डेप्यूटी सीएम, ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन आज ये खुद बीजेपी का पार्ट बन चुके हैं। और इन लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि रिजर्वेशन तो इन लोगों को पहले भी दे दिया गया था, 2014 में भी दे दिया गया था, 2016 में भी दे दिया गया था, लेकिन जब बात गई सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिजर्वेशन को नकार दिया, क्योंकि इंदिरा साहनी जो जस्टिस का जो आया था, उन्होंने बोला था कि कोई भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इस चीज़ को ब्रीच कर रहा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको देखा गया तो ये इस चीज़ को ब्रीच कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मनाही कर दी और उन्होंने बोला ऐसी कोई भी अलग बात नहीं हुई है कि इस चीज़ को तोड़ा जाए, इस जजमेंट को तोड़ा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जा चुकी है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये सब होने के बाद अब फिर से लोगों को अगर देखा जाए तो कहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो मराठास हैं वो लोग ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और कहाँ पे नहीं आते हैं। हमें पता है कि ओबीसीज जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में उनको कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। कुणबी सर्टिफिकेट मतलब कि ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो कुछ लोग जो नदन महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसे मराठावाड़ा नाम की जगह है या विदर्भा नाम की जगह है, वहाँ पे उन लोगों को कुणबी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे नहीं हैं, मराठावाड़ा, लेकिन जो लोग आपको सदर्न आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के, उन लोगों को ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन चाहिए वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा सामने आ रहा है बार बार। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास सिर्फ अथॉरिटीज़ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं। पहला तो ऑप्शन है कि वो पीएम की जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उनको मनाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करे और उसके बाद ये जो 50% वाली लिमिट है रिजर्वेशन के ऊपर उसको बढ़ा दे। एक तो ऑप्शन ये बच जाता है, लेकिन ऑथर खुद ही बताते हैं कि ऐसा होगा नहीं, पॉसिबिलिटी ऐसा होने की है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन का ईयर है, 2024 अभी आने वाला है और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे, और अगर आप किसी को आपसे कोई जिद कर रहा है, आपने उसको कुछ प्रोवाइड कर दिया तो फिर दूसरे लोग भी तो उसमें जिद करेंगे ना, वो लोग भी तो उस चीज़ की मांग करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या बच जाता है? सेकंड ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से अप्रोच किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को अपील की जाए कि वो दोबारा से उन्होंने जो फैसला लिया था उसके ऊपर रिव्यू करे। लेकिन यहाँ पे भी चांसेस इसके कम है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके से ऑथर कंक्लूड करते हैं कि कैसे जो महाराष्ट्र मॉस्क मूवमेंट की तरह ये सिचुएशन देखने को मिलती है आज के समय पे इंडिया के अंदर। जैसे बाबरी जो प्रॉब्लम हुई थी बाबरी मॉस्क की, वो ही यहाँ पे अभी उसी तरीके का मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर भी दिख रहा है जो मराठा रिजर्वेशन को लेके हो रहा है। बिल्कुल उसने पूरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उन्होंने गर्म किया हुआ है और माहौल बहुत ही मतलब पेचीदा बोल सकते हैं आप लोग कि इस तरीके का देखने को मिल रहा है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो हमें कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर से ही पता चल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ वर्ल्ड पेज पे, जहाँ पे पहला आर्टिकल है इजरायली ट्रूप्स एट गाजा सिटी गेट्स रन इनटू फायर्स हमास रेसिस्टेंस। पता चले तो इसराइल की तरफ से अभी तक 1400 प्लस लोगों की ही डेथ हुई है और पैलेस्टाइन से ये बढ़ के आंकड़ा हो गया 8700 से 9161। ठीक है, तो 9061 का जो आंकड़ा है ये फैल गया है। इसराइल की तरफ से जो गाजा के अंदर बहुत सारे टैंक्स भेजे गए थे मिलिट्री के ग्राउंड से, अब जो हमले हो रहे हैं वो टैंक्स पूरी रात हमले करते रहे, लेकिन कुछ हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो लोग अपनी जो वहाँ की टनल्स है, वहाँ की जो सुरंगें हैं उनसे बाहर निकलते थे, हमला कर रहे थे टैंक्स के ऊपर और फिर से डिसअपियर हो जा रहे थे उन्हीं टनल्स के अंदर, मतलब कि वो मिल नहीं रहे थे, फिर से छुप जा रहे थे उन्हीं सुरंगों के अंदर जाके। जब सुबह हुई तो ये पता चला कि अभी तक भी जो इजराइल के टैंक्स हैं वो सुबह तक वो अभी तक मतलब कि सिटी के बाहर ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टफ रेसिस्टेंस मिल रहा है, बहुत ही टफली, बहुत ही हार्डली इजराइल की सेना जो है वो ग्राउंड से उस हमलों को काउंटर कर पा रही है जो हमास उनको दे रहा है। फ़िलहाल हमास की तरफ से एक और स्टेटमेंट ये भी है कि लगभग 91 जो पैलेस्टाइन पीपल है उनकी डेथ हो चुकी है
और 120 लोग अभी भी मिसिंग हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट एयर स्ट्राइक की है 750 से ज़्यादा लोग हर्ट हो गए हैं। यूएन के जो हाई कमीशन है उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स के सहारे इजराइल के एक्शन जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने मतलब गुस्सा करके दिखाया। अरब की जो कुछ कंट्रीज़ है वो भी इसके बारे में वोकल हुई हैं, वो भी इस बारे में बात कर रही है कि अब रुक जाना चाहिए, ये हद पार कर रहा है इजराइल, ऐसा उन लोगों का मानना है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं और एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर यहाँ पे पहला आर्टिकल, वाई ग्लोबल पैक्ट ऑन एआई मैटर। हमें पता है कि कैसे जो ब्लेचली पार्क है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी कि यूके के अंदर ब्लेचली पार्क, तो ये पार्क के अंदर ये थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर बताते हैं और बताते हैं कि ये फ्रंटियर एआई होता क्या है। सबसे पहले तो इसके रिस्क को रोकने के लिए ही यहाँ पे एक वो करवाया गया था, एक मीटिंग करवाई गई थी, कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, जो कि फ्रंटियर एआई के रिस्क के ऊपर, उसकी सेफ्टी के ऊपर करवाई गई है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जी, उन लोगों ने लंदन का यही पार्क चुना, उस चीज़ के ऊपर बात हुई है। इस फोटो में आप देखेंगे कि ये हमारे इंडिया की तरफ से आईटी राजीव चंद्रशेखर स्पीकर बोल रहे हैं। ये हमारे आईटी के मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक्स था, वहाँ से हमारे आईटी के लिए राजीव चंद्रशेखर जी गए हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ 100 इम्पोर्टेंट जो पीपल हैं, लोग हैं, कंपनीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था लंदन के इस पार्क के अंदर। और यहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे पे बात की कि कैसे उन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। बहुत सारी जो न्यूज़ एआई आ रही है, पहली बार ऐसा लगा है कि एआई से ह्यूमन को खतरा हो गया है, मशीन से ह्यूमन जो है उनको खतरा हो गया है। और ऐसी चीज़ें बहुत सारी जगह पे देखी जा रही है। डीप फेक्स इसका एक एग्जांपल है, और भी ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वो भी इसका एक एग्जांपल बन के सामने दिखाई देती हैं। उन्होंने ये भी बोला कि रेगुलेशन में अब से पहला एक काम होगा जिसमें कि जो भी नए प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, कोई भी रिसर्च, कोई भी पर्सन खुद में, उनको उसको पहले फेडरल अपनी गवर्नमेंट्स को दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट समझ सके कि इसके रेपरकशन क्या आएंगे, इससे क्या क्या इसको गलत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके पास, गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस प्रोडक्ट को मना कर सकती है लार्जर पब्लिक गुड के इस्तेमाल में, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ठीक नहीं होगा आने वाले समय में, तो इसलिए इसको आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात हुई कि कैसे वोटर मार्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वोटर मार्क क्या होता है, कोई भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ चीज़ों पे कोई वीडियो चल रही है, उस पर किसी का वोटर मार्क लगा हुआ है, ये चीज़ यहाँ से है, तो एक अथॉरिटी, ये कहाँ पे होना चाहिए, हर उस जगह पे कि एआई मेड है, यानी कि किसी को भी इससे बेवकूफ़ ना बनाया जाए। तो एआई मेड का कुछ वोटर मार्क का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे डीप फेक वीडियोज़ हैं, यहाँ पे डीप फेक के ऊपर इंडिया के अंदर भी बहुत इशू हो रहा था व्हाट्सएप के साथ, कि किसी ने एआई से गलत जो है बिल्कुल रेजिग्नेशन लेटर को इशू कर दिया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट यही सब हुआ है। ये किस नाम से जाना जाएगा, नाम से जाना जाएगा ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन के नाम से, और इसके ऊपर फॉर श्योर क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल आ सकता है कि ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ठीक है ये 4 ऑप्शन इसमें से एक बताइए। और नेक्स्ट हम आर्टिकल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला आर्टिकल क्या बोलता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट यूनेस्को नेम कोजीवाड़ा कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर, व्हाट द टैग मीन्स। तो ये कोझिकोडे क्या है, देखिए कोझिकोडे एक सिटी है, कोझिकोडे एक सिटी है कहाँ पे, केरला के अंदर। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने इसको एक सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से इसको नाम टैग दिया है। तो क्या होता है, ये यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क नाम का एक इनिशिएटिव चलाया गया है यूनेस्को ने UNN के नाम से, जिसमें 55 नई सिटीज़ को अभी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, 55 न्यू सिटीज़। उसके अंदर इंडिया से कौन कौन सी सिटीज़ आई है, उसमें एक कोझिकोडे का तो हम देख ही सके हैं, उसके अलावा ग्वालियर को भी यहाँ पे रखा गया है। ग्वालियर को रखा गया अलग कैटेगरी में, म्यूज़िक की कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज़ के अंदर से सिटीज़ को लिया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इनिशिएटिव, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
ये इंडियन इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट्स के उनके किसी एक प्रोडक्ट को लेके उसके ऊपर उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कि हेरिटेज भावनाएं जो रखते थे उस हिसाब से। तो वन सिटी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से ये यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको। कुछ उसी तरीके का है कि आपको आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, उसके अलावा म्यूज़िक के अंदर, ये सब जो चीज़ें हैं इनके अंदर जिस सिटी के अंदर कोई हेरिटेज रहा था, यानी कोई उनकी जो कला रही थी उसके ऊपर काम करने के लिए उसको एक्नॉलेज किया जाएगा कि ठीक है आप लोग इसमें माहिर हैं, आप इसी काम को करिए। 2004 के अंदर इस UNN के प्रोजेक्ट को लाया गया था और उसके बाद से अब तक लगभग 100 देशों के अंदर 350 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं यानी जो सिटीज़ हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और यूनेस्को का गोल क्या है कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाए, और जो ये अर्बन प्लानिंग के अंदर हमें ज़रूर चाहिए होती है इन सारी कलाओं की, ये सब कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो बरकरार रहे, ये सब चीज़ें गुम ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाए, उनको हेरिटेज बना के उनको रखा जा सके अपनी सभ्यता का एक भाग बना के। चेन्नई को इसके अंदर और लिया गया था पहले, आज अभी ये दो सिटीज़ को लिया गया। चेन्नई को लिया गया था यहाँ पे म्यूज़िक के लिए, उससे अलावा श्रीनगर को लिया गया था, इसमें श्रीनगर को लिया गया था क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, यानी फोक आर्ट जो फोक्स लोग जो है लोक कथाएं जो होती हैं उन सब के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लिया गया था वाराणसी को, वाराणसी। तो मतलब इंडिया से अभी तक 5 जो सिटीज़ हैं वो इसके अंदर आ चुकी हैं, और वाराणसी भी फेमस है म्यूज़िक के लिए कि वहाँ के जो खुद का संगीत था वो कैसा था। तो 3 सिटीज़ यहाँ पे है, चेन्नई, श्रीनगर, वाराणसी। 2 सिटीज़ हमने देख ली है, कोझिकोड एंड ग्वालियर। तो इससे यस प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सिटी इसका भाग नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो क्या पता, याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह हम सब कुछ देख ही चुके हैं। कॉन्फ्रेंस कब होती है? नेटवर्क की कॉन्फ्रेंस जो होती है वो हर साल होती है, और इसके अंदर अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील के अंदर, और नेक्स्ट जो इन सभी सीरीज़ की कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो होगी पुर्तगाल के अंदर 2024 के जुलाई महीने में। तो मेंबर्स को क्या करना पड़ता है? मेंबर्स को हर 4 साल के अंदर जो भी उन्होंने अपनी सिटीज़ के अंदर बदलाव लेके आए हैं या कुछ भी काम किया है उसकी एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है, ठीक है, एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है, ताकि वो जो भी उनकी कमिटमेंट है इस इनिशिएटिव के प्रति उसको वो दिखा सके। जो मिशन के अंदर स्टेटमेंट दी गई थी, क्या उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया है, क्या उन्होंने उनको लागू किया है, वो सब दिखाने के लिए वो लोग, ये सभी के सभी जो मेंबर सिटीज़ होती हैं, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती हैं और 4 साल के अंदर उनको दिखाती हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इज़ अगेन अबाउट ब्लेचले पार्क, जो कि लंदन के अंदर है, लेकिन ये बात करेगा अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके। ब्लेचले पार्क को बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम के ऊपर जो जर्मनी था, जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीन्स थी, जैसे कि एनिग्मा नाम की एक मशीन थी जो खुद से बहुत सारे मैसेजेस बनाती थी, और वो बहुत सारे नंबर से उस मैसेजेस को बनाती थी, जो यही मशीन जिसके पास है वो उसको कोड कर पाता था, और 24 घंटे के अंदर ये अपना जो प्रोसेसर है उन जो भी इसकी वर्ड्स की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, जो भी इसका कोड था उसको चेंज कर देती थी। क्योंकि ये इसी सब चीज़ों की वजह से जर्मनी जो है अपने सोल्जर्स को बता पाता था कि उनको नेक्स्ट अभी टारगेट क्या है, और दूसरी जो देश थे जो अलाई थे, जैसे लंदन जैसे लोग जो जर्मनी के खिलाफ थे, ये लोग इनको समझ नहीं पाए थे। तो उस समय पे यहाँ के अंदर जो ब्लेचले पार्क है वहाँ के अंदर बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 10,000 लोग, वर्कर्स जो है वो आए, उन्होंने अपना कंप्यूटर का काम यहाँ पे शुरू किया, और तब जाके उन्होंने 2 मशीन को बनाया। पहली जो मशीन थी उसका नाम था बॉम्बे। ये क्या थी? ये एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया था, जिसमें जो एनिग्मा मशीन है उसको रेप्लिकेट किया गया था, यानी कि उसको बिल्कुल वैसा का वैसा उतारने की कोशिश की गई थी, ताकि वो लोग समझ पाए कि ये
क्या अपने सोल्जर्स के पास मैसेज भेज रहे हैं, जो कि बाद में प्रूव भी हुआ, बिल्कुल ठीक भी गया। बनाया किसने था? बनाने वाले जो यहाँ पे थे उनका नाम था एलन टर्निंग, और इसी वजह से आज तक भी एलन टर्निंग को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कंप्यूटर साइंस का इनको फादर बोला जाता है कि ये कंप्यूटर साइंस के जनक हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो कब से आया है? 1948-1949 के पास से माना जा सकता है। एक और मशीन इस समय पे बनाई गई थी मैक्स न्यूमैन के द्वारा, मैक्स न्यूमैन के द्वारा। उन्होंने उस मशीन का नाम रखा था कोलोसस। और ये मशीन क्या करती थी? ये मशीन जो है इसका काम भी, ये बनी भी यहीं पे थी, और ये काम करती थी कि जो जर्मनी की हाई कमांड है उसकी एक मशीन जो है लॉरेंज साइफर, उसको ब्रेक कर सके, उसको समझ सके कि वो वहाँ पे क्या बात करते हैं। तो सोल्जर्स के पास थी एनगीमा, वहाँ से उनको कोडिंग मिलती थी, वहाँ से उनको मैसेज मिलते थे, लेकिन जो जर्मनी की हाई कमांड थी वो भी किसी तरीके से काम करती थी, और उसी को तोड़ने के लिए यहाँ पे बनाया गया था ये कोलोसस। और इसी से बहुत ज़्यादा मदद भी मिली फॉर श्योर। इसी की वजह से कुछ लोगों ने, कुछ जो हिस्टोरियन है, जैसे हिस्टोरियन F.H. हिंसले जिनका नाम, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था उस समय में इसको बनाना, और इसी ने जो वॉर है उसका पूरा का पूरा रुख बदल दिया था और वॉर को ख़त्म करवा दिया था बहुत जल्दी, यानी विद इन 1 साल के अंदर अंदर इसके बनने के बाद जो युद्ध है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता था कि जर्मनी अब आगे क्या स्टेप क्या लेने वाला है। और बस यहीं से तो ब्लेचली पार्क इसलिए हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, ब्लेचली पार्क, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1943 के अंदर आप इन 2 इंसानों के यहाँ पे देख भी सकते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग काम करते थे 10,000 से ज़्यादा पर्सन, उनमें से 70% यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 यहाँ पे लेडीज़ काम करती थी, औरतें काम करती थी। और वो लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, सीक्रेटली बहुत छुप कर यहाँ पे ये काम करती थी, ताकि लंदन से ये जो सीक्रेट है ये बनाने का जो काम था उसको बाहर निकाला गया, क्योंकि बॉम्ब ना गिरा दे जर्मनी। तो इसी वजह से अगर उनके ऊपर हमला हो भी तो ये पार्क जो कि बहुत बड़ा था, 5 एकड़ से ज़्यादा का, इसके अंदर इसको रखा गया। ये बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है लंदन से, 80 किलोमीटर ये दूर है। और इसी के अंदर वर्ल्ड का सबसे पहला, जो हम बात कर रहे हैं 2 दिन से, नवंबर 1 और नवंबर 2, 2 दिनों तक यहाँ पे वर्ल्ड का पहला AI सेफ्टी समिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लंदन के अंदर हुआ है। कितने लोग आए हैं? ऑलमोस्ट 100 लोग आए हैं AI समिट। तो ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी इस आर्टिकल के अंदर था वो हमने इस पे बात की। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा GS पेपर 2 के अंदर, अगेन फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। कुछ नेवी के वेटरन्स जो है उनको कतर के अंदर डेथ की सज़ा सुना दी गई है। इसी में यहाँ पे ऑथर जो है सुभाजीत रॉय, वो बताते हैं कि अब इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं, वो क्या क्या कर सकता है इस चीज़ के अंदर। 2018 में कोर्ट जो है कतर का, उन्होंने सेंटेंस ये सुनाई थी एक नेपाली वर्कर को सबसे पहले। ये कुछ हिस्ट्री में जाते हुए ऑथर बताते कि कैसे नेपाल का एक वर्कर कतर के अंदर काम करता था, और जब उस नेपाल के वर्कर ने एक कतर की जो औरत थी उसको मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, उस टाइम पे 2018 के अंदर बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट अगर बताया जाए तो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद कतर की जो गवर्नमेंट है उसने किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया था कि इनकी मौत होनी चाहिए। 15 साल तक वहाँ पे किसी भी इंसान को डेथ सेंटेंस नहीं मिली थी, और उसके बाद उनको मौत, ऑफ कोर्स वो सेंटेंस जो है वो दी भी गई। अभी 1 हफ्ते पहले कतर के उन्हीं कोर्टों में से एक कोर्ट ने इंडिया के 8 नेवी के जो पर्सनल है उनको भी डेथ सेंटेंस सुना दी है, और ये बिल्कुल चर्चा का एक मुद्दा रहा ही था, इसके बारे में सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑथर वो ये बताते हैं कि कैसे अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हुए हैं। तो इंडिया के पास ये बताते हैं 3 ऑप्शन है। पहला तो है लीगल प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो सेंटेंस सुनाई गई है उन लोगों को, 8 पर्सनल के जो नेवी हैं उनको, ये सुनाई है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने, ठीक है। तो वो वहाँ का कोर्ट आप लोग लगा सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं इंडिया में, उसी तरह से वहाँ की ये कोर्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल मदद कर सकती है उन लोगों को कि वो हायर जो कोर्ट होंगे उनमें अपील कर सके, वहाँ पे अपनी डेथ पेनल्टी को
क्या कर सकते हैं, माफ़ करने की, या फिर वो बोल सकते हैं कि गलत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, स्पॉइनेज का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो लोग जासूसी कर रहे थे कतर के अंदर, और किसकी कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। सेकंड ऑप्शन है इंडिया के पास मर्सी का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, मर्सी पिटीशन। तो मर्सी पिटीशन क्या होती है, ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है, जो प्राइम मिनिस्टर के पास लगती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह अमीर्स हैं, तो यहाँ पे यानी कि कतर के अंदर फैमिली अब इनकी जो होगी पर्सनल्स की, वो वहाँ पे मर्सी पिटीशन लगाएगी कि माफ़ी की जाए, दया की जाए। ऐसा माना जाता है कि रमज़ान का जो महीना है या फिर ईद जो होती है, तब उस टाइम पे वहाँ के अमीर मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं, मर्सी देते हैं लोगों को। इसीलिए एक ये भी तरीका अपनाया गया है। थर्ड ऑप्शन बच जाता है इंडिया के पास डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ऑप्शंस का। ठीक है, तो पॉलिटिकली या फिर डिप्लोमेटिकली वो लोग इसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए ये भी माना गया है कि इंडिया के और जो कतर के रिश्ते हैं डिप्लोमेटिकली, वो काफ़ी सही हैं। या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लीजिए, इंडिया एक बहुत मतलब कि अच्छा पार्टनर है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का कतर के साथ। डिफेंस में भी टाइज जो है वो अच्छी हैं, क्योंकि बायलैटरल एजेंडा के ऊपर हम लोगों ने साइन किए हुए हैं, हम लोग उसको मानते हैं। और सोर्सेज का ये भी मानना है, ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया से ऑलमोस्ट 8 लाख ऐसे लोग हैं जो कतर के अंदर जाकर काम करते हैं। तो 8 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे फ़िलहाल अभी भी हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब कि इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन हो सकता है कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं, शायद कुछ गलतफहमी हुई है, इंडिया हमेशा मदद करता ही है। इसका सबसे पहले वाला केस ये भी है कि जैसे जब और सारे देशों के अंदर इंडिया के जो नागरिक हैं उनको डेथ पेनल्टी मिलती है, तो बिल्कुल इंडिया अपनी तरफ से उन लोगों को सपोर्ट करता है, बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है, और चैलेंजेस पे यही है कि इस समय पे जो किस तरीके से दिल्ली इस चीज़ के लिए वहाँ पे मतलब कि डिप्लोमेटिकली बात करे, जब उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा है कि वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। कंडीशन कुछ अलग है। कुवैत के अंदर भी कतर के अंदर भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनके लिए सिंपैथी रखती है, जबकि इंडिया बिल्कुल प्रो इजराइल की तरह कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। तो इसीलिए कतर जो नेशन है वो इस चीज़ में, जब इजराइल के ऊपर ही बात आती है कि इजराइल के लिए ही इंडिया के सिटीजन जो है वो जासूसी कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। 8 लोग ये थे, दोहा के अंदर इनको पकड़ा गया है। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग हो जाता है कि जियो पॉलिटिकल हिसाब से जो भी सिचुएशन अभी चल रही हैं उनके हिसाब से शायद यहाँ पे ये बड़ा चैलेंज है। लास्ट पेज की तरफ हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में, और ये है इकोनॉमी के लिए। पहला आर्टिकल यहाँ पे है, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया कलेक्टेड फंड्स थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क, FATF। सबसे पहले तो कि FATF है क्या। FATF होता है फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। F से क्या बनता है, फाइनेंस यानी कि मनी से रिलेटेड फाइनेंस। A से क्या बनता है, एक्शन। T से होता है टास्क, एंड F से होता है फोर्स। तो ये इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी के ऊपर, जो फाइनेंस के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके ऊपर ये नज़र रखते हैं। इन्होंने इंडिया में बताया कि कुछ जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट छापी है अपनी सबसे पहले, और इन्होंने बताया, मतलब संकेत करते हुए बताया कि कैसे जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है PPI, जो कि आज से पहले बनी थी, 2017 के अंदर ये बनी थी, और जब पहले 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ मिल गई थी तब इसको बनाया गया था। एक तो खुद PPI थी, दूसरी इसमें ऑर्गेनाइजेशन बनी थी डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, तीसरी यहाँ पे बनी थी कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, एंड दिस थर्ड वाली मनियांथा नीति प्राशल जो कि तमिलनाडु से थी। तो ये जब तीनों मिल गई थी, प्लस हो गई थी, तो ये तीनों का नाम हो गया था PPI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जब जो यूथ प्रोटेस्ट थे यानी कि जो यूथ के मूवमेंट थे उनको रोक दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तब ये लोग निकल के आए थे कि हम मुस्लिम कम्युनिटी या जो
लोअर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके राइट्स के लिए हम लोग बोलेंगे। तो FATF का ये मानना है कि ऐसी जो ये हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म कर रही हैं, यानी कि इन लोगों के पास बहुत सारा फंड आता है, इसी वजह से इनका पहले भी फंड 3.5 करोड़ के अकॉर्डिंग को रोक दिया गया था, पकड़ लिया गया था। और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के, इंस्टीट्यूशन बना के टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग बहुत तरीक़ों से फ़ंड को इकट्ठा करते हैं, QR कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया से क्राउड फंडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि पैसे दीजिए, क्राउड फंडिंग जो भी लोग हैं वो लोग देते भी हैं। बाहर से इनके लिए फ़ॉरेन अकाउंट्स जो है वो इनके लिए फ़ॉरनर्स पैसा भेजते हैं अलग अलग कंट्रीज़ से, और तब ये लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं कि ये चीज़ें गलत है, इस चीज़ में आइए, यूथ को ये लोग बहकवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस रिपोर्ट्स का मानना है। और ये रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है कि ये इंडिया की तरफ से है कि इसमें ठीक है गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी लगा दिया है। ये जो है ये बनाया गया है, अगेन मैं बता देती हूँ, FATF के द्वारा। तो ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ही नहीं बोलते। ऑल्दो इन्होंने PPF का नाम नहीं लिया है अपनी रिपोर्ट में, बट इन्होंने बोला है एक्सट्रीमिस्ट। और जो इन्होंने पहले PPI के बारे में बताया था, PFI के बारे में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वही सब बातें उन्होंने इसमें भी बोली हैं। इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किन ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, मुंबई रैंक्स 4th इन ग्लोबल रेजिडेंशियल प्राइस राइज। प्राइस राइज क्या होता है कि रहने के लिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे उसका प्राइस जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो मुंबई 4थे नंबर पे पूरे विश्व में आ गई है कि रहने के लिए वहाँ पे इतना ज़्यादा महंगाई है। 6.5 से लेके ये ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। रैंक 1 की सिटी है मनाइला, दूसरी है दुबई जो कि पहले नंबर पे आती थी लेकिन वो नीचे आ गई है क्योंकि उसकी ग्रोथ में थोड़ा कम हुआ है, पूरे 1 साल की ग्रोथ ही देखी गई है। थर्ड सिटी है शंघाई जो कि है चाइना के अंदर। 4th सिटी है मुंबई, 5th है माद्रिद, 6th है स्टॉकहोम, 7th है सियोल, 8th सिडनी, 9th है नैरोबी एंड 10th आती है न्यू दिल्ली। तो इंडिया से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप जितनी भी 100 कंट्रीज़ है उनके अंदर इंडिया से 55 जो सिटीज़ हैं या जो स्टेट्स है वो यहाँ पे हैं। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पता होना चाहिए कि ठीक है इंडिया में किस जगह पे कहाँ पे क्या पोजीशंस है, किस स्टेट की क्या पोजीशंस है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, IDBI टेक्स मुंबई मेट्रो 1 टू बैंक्रप्सी कोर्ट। तो IDBI जो बैंक है, यानी कि ये जो बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, कि किसी भी चीज़ का आपको डेवलपमेंट करना है। ये लोग क्या करते हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि ये लोग जो कॉमन पीपल होते हैं उनको इंटरेस्ट पे लोन वगैरह नहीं देते हैं। इनका काम होता है ऐसी जगहों पे लोन को देना, जैसे कि रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब कामों के लिए लोग लोन देते हैं। और अभी यही लोन इन्होंने दिया हुआ था 1650 करोड़ का मुंबई की जो मेट्रो है उसको। लेकिन अभी भी मुंबई की मेट्रो जो है वो ऑलमोस्ट 120 या 130 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रही है। और इसी की वजह से मुंबई मेट्रो को ये जो बैंक है वो लेके चला गया है कहाँ पे, बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर। बैंक्रप्सी कोर्ट क्या होता है, जब किसी का दिवालिया निकल जाता है और तब आपको उसी के अंदर इंसॉल्वेंसी जो कानून लेके आया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, इसके अंदर आप किसी भी पार्टी को लेके जा सकते हो कोर्ट के अंदर। और अगर उस पार्टी ने जानबूझ के ऐसा नहीं दिया है, मान लीजिए ये लिया किसने था लोन, तो ये लोन लिया था मुंबई की जो मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड है, प्लस जो अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस की कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिसको रिन्फ्रा बोलते हैं, उसने, इन दोनों ने मिलके जॉइंट वेंचर को अंजाम दिया था। और अभी इसी की वजह से इन दोनों को ही यहाँ पे कोर्ट के अंदर लेके जाया गया है IBC के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच, कोई भी मेरे साथ अभी तक है तो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। प्रीलिम्स में अभी जस्ट 179 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अपनी तैयारी अच्छे से करिए और हैव ए नाइस डे।